नमस्कार। इस बहुत ही विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अजय मिश्रा। अजय, नमस्कार। और जैसा कि आप जानते हैं कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर, उनके इनविटेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंच चुके हैं। यहां उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कनाडा गए हुए हैं। ग्रुप ऑफ 7, जिसे हम G7 कहते हैं, दुनिया की 7 विकसित अर्थव्यवस्थाओं, जिसमें कि फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा और साथ ही साथ यूरोपीय संघ का एक अनौपचारिक समूह है। विश्व की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल भारत को नियमित रूप से G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया जाता रहा है। यह भारत की वैश्विक स्थिति और रणनीतिक महत्व को अजय दर्शाने का काम करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और भारत इस साल ही दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना और तमाम वैश्विक संस्थाओं का भी मानना है कि भारत एक साल के अंदर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब पा सकता है। G7 देश, जो कि विश्व की सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का समूह है और भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला यानी जो सप्लाई चेन है उसमें एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में देखते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने शिखर सम्मेलन में भारत को आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत का होना आर्थिक और रणनीतिक चर्चाओं के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के केंद्र में है। पर भी जाना जाता है। G7 देश, जो कि मुख्य रूप से विकसित देश हैं, भारत जैसे उभरते देशों को शामिल करके वैश्विक मुद्दों पर व्यापक सहमति बनाना चाहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि G7 शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय जिस पर की चर्चा होनी है। डिजिटल परिवर्तन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक सब्जेक्ट, एक विषय। ऊर्जा सुरक्षा, भारत इसको लगातार आगे बढ़ाता रहा एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति जैसे मुद्दों पर चर्चा होती है। भारत इन क्षेत्रों में अपनी नीतियों और तकनीकी प्रगति, मसलन नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटल इकोनॉमी के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। तो इन तमाम विषयों पर हम इस विशेष कार्यक्रम में आज, अब से कुछ ही देर के बाद, हम चर्चा करने वाले हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि G7 का शिखर सम्मेलन, जो अब से थोड़ी ही देर बाद शुरू होने वाला है औपचारिक तौर पर, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कैनानिस्किस में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कनाडा पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री इस दौरान विश्व के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहित महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री G7 देशों के नेताओं और दूसरे आमंत्रित देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के साथ ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, नवाचार, विशेष रूप से AI, ऊर्जा संबंध और क्वांटम संबंधी मुद्दों सहित महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। जब दुनिया के 7 सबसे ताकतवर देशों के नेता यहां रॉकी माउंटेन्स ऑफ अल्बर्टा में मिले, तो युद्ध G7 के एजेंडे को डोमिनेट करता रहा। सिर्फ यूक्रेन और रूस के बीच में चलता हुआ युद्ध ही नहीं, अब इजराइल और ईरान के बीच में जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है, वो एजेंडे पे छाया रहा। G7 सम्मेलन को लेकर कनाडा के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री मार्क कार्नी चाहते हैं कि सदस्य देश वैश्विक शांति और सुरक्षा, क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन, रोजगार सृजन जैसे मुद्दों को लेकर सकारात्मक चर्चा करें। लेकिन G7 में पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष और रूस यूक्रेन का संघर्ष हावी रहने वाला है। Der Fortschritt des Irans. This issue, Iran-Israel conflict, will be very high on the agenda of the G7 summit. Am Freitag militärische Ziele. सदस्य देश जारी संघर्ष को खत्म करने को लेकर एकमत नहीं है। वो सिर्फ तनाव को कम करने को लेकर एक संयुक्त बयान जारी करने पर सहमत है। ऐसे में कनाडा संयुक्त बयान के बजाय अध्यक्षीय विवरण जारी करने की कोशिश में है। वहीं G7 के आउटरीच कार्यक्रम में भारत, यूक्रेन, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील जैसे देश 17 जून को हिस्सा लेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों की यात्रा के दूसरे पड़ाव में कनाडा में। वे G7 देशों व अन्य देशों के साथ साथ वैश्विक संस्थाओं के प्रमुखों के साथ वैश्विक मुद्दों, सुरक्षा, ऊर्जा, तकनीकी विकास और नवोन्मेष को लेकर अपने विचार साझा करेंगे। ये 6वीं बार है जो भारत को गेस्ट कंट्री का आमंत्रण मिला है। ये दिखलाता है कि भारत कितना महत्वपूर्ण है आज की तिथि में दुनिया में। दूसरी बात, G7 के अंदर ही काफ़ी वार्तालाप होगी, काफ़ी चर्चा होगी उन विषयों पर जो आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ऊर्जा की सुरक्षा हुई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, क्वांटम हो गया इत्यादि। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई द्विपक्षीय बैठकों में भी शिरकत करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के अलावा प्रधानमंत्री की वैश्विक नेताओं के साथ बायलैटरल मुलाकातें अहम रहेंगी। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण होगी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ मुलाकात, जो एक अवसर प्रदान करेगी दोनों देशों के रिश्तों में एक बार फिर से नरमी लाने की। कैमरामैन NA शिवा कुमार के साथ अमृतपाल सिंह, DD न्यूज, अल्बर्टा, कनाडा। और इस विशेष प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं 2 बहुत ही खास मेहमान, सुशील कुमार सिंघल जी जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, और प्रोफेसर गुलशन सचदेवा जो कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU के साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ डॉक्टर संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ भी जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के विशेषज्ञ। संदीप त्रिपाठी जी। जी, तो हमारे साथ आप दोनों मेहमानों को देख सकते हैं, प्रोफेसर गुलशन सचदेवा और साथ ही साथ त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले त्रिपाठी जी मैं आपके पास आना चाहूँगा, और हम लगातार इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं। पहले भी प्रधानमंत्री के जाने से पहले भी G7 को लेकर उसमें किन किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। अब जबकि प्रधानमंत्री वहां पहुंच चुके हैं, अब से कुछ ही देर के बाद ये इसकी शुरुआत हो जाएगी इस बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की। ऐसे में भारत के नज़रिए से इसको देखा जाए सर, कैसे देखते हैं भारत किन किन मुद्दों को रखना चाहेगा, किन मुद्दों को आगे बढ़ाना चाहेगा, और G7 के जो बाकी देश हैं वो उन मुद्दों को कैसे एक्सेप्ट करेंगे और उसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे आने वाले दिनों में। डॉक्टर त्रिपाठी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? डॉक्टर त्रिपाठी, लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन प्रोफेसर गुलशन सचदेवा, अगर आप हमें सुन पा रहे हो, यही सवाल आपसे है कि उन किन मुद्दों को जो बाकी देश हैं उनको आने वाले दिनों में आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। जी शुक्रिया। ये आपने शुरुआत में जैसे बताया, ये काफ़ी संपन्न देशों का अपना एक गुट है। 50 साल पहले से शुरू हुआ उसके, लेकिन अब बात यह है कि दुनिया बदल चुकी है और दुनिया के अंदर दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी बन गई हैं। उसके अंदर भारत का भी एक बहुत बड़ा रोल है। इनफैक्ट जब G7 के बाद G20 बना, वो अपने आप में एक एक्नॉलेजमेंट था कि G7 जो है वो सिर्फ दुनिया की आर्थिक और दूसरी समस्याओं को सिर्फ अकेले नहीं सुलझा सकता है, तो उसमें और देशों की भी ज़रूरत है। लेकिन हमको ये भी देखना है कि ये सिर्फ इंडस्ट्रियलाइज्ड प्रॉस्परस कंट्रीज ही नहीं है, बल्कि ये डेमोक्रेसीज भी हैं। तो इसलिए इसमें सिर्फ जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जो लोकतांत्रिक देश हैं, इसीलिए उन्हीं देशों को यहाँ पे आउटरीच में भी बुलाया जाता है। और भारत को, जैसा हम जानते हैं, पिछले कई सालों से लगातार बुलाया जा रहा है। तो भारत, क्योंकि हम वहाँ भले ही जो G7 देश हैं उनकी महत्ता पहले से कम हो गई हो, लेकिन अभी भी आपने जैसे बताया कि इसमें बड़े बड़े जो देश हैं, अमेरिका और कनाडा हैं, उसके बाद जो है जापान का देश है, और इसके अलावा जो यूरोप का सबसे बड़ा इसके अंदर हिस्सा रहता है, जर्मनी, फ्रांस, इटली और UK, और यूरोपीय संघ भी इसके अंदर
हम बिल्कुल उसके साथ बैठ के बात करते हैं ये लोग। तो एक कम से कम अभी भी 40-45% जो है पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है अभी भी इनके कंट्रोल में है। और इसके अलावा जो पूरे ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस और इवन ग्लोबल गवर्नेंस के जो सारे संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके ऊपर भी G7 के देशों की काफ़ी प्रभाव रहता है। लेकिन अब उनको भी समझ में आ रहा है कि सिर्फ उनकी बात करने से जब तक दूसरे देशों के साथ कुछ बातचीत नहीं करेंगे, बड़े देश जो उभरते हुए देश हैं उनकी भी इनके अंदर साझेदारी जब तक नहीं हो पाएगी तो बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन दूसरी बात यह भी है क्योंकि हम कोई G7 के सदस्य नहीं हैं, तो जो मुख्य बातें जैसे आज वहाँ पे हुई उसमें हम हिस्सेदार नहीं थे। कल को हम अपनी बात कहेंगे, बाकी जो दूसरे देश हैं जैसे ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको वगैरह को भी कल बुलाया गया है, साउथ कोरिया को, वो भी अपनी बात रखेंगे। तो भारत की दृष्टि से मुझे लगता है दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है इस वक्त जी। पहली बात तो ये है कि ग्लोबल साउथ की जो आवाज़ भारत उभरा है, खासतौर से G20 के बाद से, जब हमने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की समिट्स किया था 3, उसके बाद से भारत का प्रभाव, भारत अपने आप को एक तीसरी दुनिया के वो देश ग्लोबल साउथ जिसको आजकल हम बोलते हैं, उनकी जो आवाज़ है वो G7 के जो मीटिंग्स के अंदर भी उसको पहुंचाया जाए। सबसे बड़ा काम ये भारत का रहेगा। उसके बाद जो द्विपक्षीय वार्ताएं होंगी, जैसा आपके संवाददाता ने वहां से बताया जी, मीटिंग्स के अंदर से सबसे महत्वपूर्ण जो मीटिंग रहेगी वो भारत और कनाडा के प्रधानमंत्री की होने वाली है, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले 2-3 साल से हमारे जो रिश्ते हैं उसमें काफ़ी दिक्कतें रही हैं, और ये एक मौका है जिसमें वहाँ के प्रधानमंत्री ने, जब G7 की वहाँ पे समिट हो रही है, उन्होंने वहाँ से भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया है, दिक्कतें होने के बावजूद भी, क्योंकि शायद उनके ऊपर कुछ दूसरे G7 के देशों का भी दबाव था जी। लेकिन भले ही निमंत्रण भारत में लेट में मिला, लेकिन बड़े ग्रेशियसली हमारे प्रधानमंत्री ने उनको स्वीकार किया और वहाँ पे गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि काफ़ी सोच समझ के भारत को निमंत्रण दिया गया जी। और काफ़ी सोच समझने के बाद भारत ने उस निमंत्रण को स्वीकार किया और वहाँ पे वो गए हैं। तो उस जो वार्ता होगी भारत के प्रधानमंत्री की और कनाडा के प्रधानमंत्री की, उससे हो सकता है कि जो हमारे जो रिश्ते खराब हैं पिछले 2-3 साल से, उन रिश्तों में एक नया मोड़ आए, उसमें कुछ नया रीसेट हो। हालांकि उसमें थोड़ा वक्त लगता है इन चीज़ों में बदलने में, लेकिन एक नया मोड़ उसके अंदर जरूर आ सकता है। और तीसरी बात, जो मुद्दे आपने कहा है, जो इस पूरे G7 के जो सम्मेलन है उसके अंदर जो उनका एजेंडा है, उसके अंदर वाले जो सारे मुद्दे हैं, वो सारे के सारे मुद्दे भारत के साथ भी जुड़े हुए हैं और बाकी के ग्लोबल साउथ के देशों के साथ भी जुड़े हुए हैं। चाहे अगर हम एनर्जी ट्रांजिशन की बात करते हैं, ऊर्जा सुरक्षा की बात करते हैं, तो उसमें भारत का सबसे पहले ये हमारा जो शायद मुझे लगता है कि ऑब्जेक्टिव रहेगा कि जो एनर्जी सिक्योरिटी की जो बात है, उनकी दिक्कतें जो हैं वो तीसरी दुनिया के देश, ग्लोबल साउथ के देशों की दूसरी किस्म की हैं, और उसके बारे में जो तकनीक जो G7 के देशों के पास है जी। उस तकनीक को लेने के लिए जो फाइनेंस चाहिए, क्योंकि ये पूरे जो क्लाइमेट का मामला है, एनर्जी का मामला है, ये पूरी दुनिया का मामला है, सिर्फ G7 का मामला नहीं है। लेकिन जब तक उनके साथ तीसरी दुनिया के देशों की एक साझेदारी नहीं बनेगी तो पूरी दुनिया ये मामला सुलझा नहीं सकती है। और दूसरी बात, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है और इस तरह के जो मुद्दे वहाँ पे और आने वाले हैं, उन सब के अंदर भी क्योंकि हम जानते हैं कि G7 के देश, खासतौर से अमेरिका, उसके अंदर काफ़ी आगे हैं, लेकिन उसका प्रभाव पूरी तीसरी दुनिया के ऊपर पड़ता है, और तीसरी दुनिया के देश है उसमें वो पीछे ना रह जाएं, ये भी हमारा एक वहाँ पे उद्देश्य रहेगा कि वो बात भी वहाँ पे हम अपनी उठा पाएं। और उसके बाद ये है कि जो बड़े मुद्दे पहले सारी दुनिया ने तय किए थे, जैसे हम कहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2030 तक जो जिसको तय करना था जी,
ये बात बिल्कुल तय हो गई है कि उससे हम काफी पीछे छूट गए हैं। तो उसमें जो जिम्मेवारी है G7 के देशों की, उनको उन जिम्मेवारी के बारे में बताना, उनको भी काफी उनको कहना है एक्सेलरेट कि करना आपकी होगा। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी आप निभाइए। बिल्कुल। तो ये सारे मुद्दे जो हैं मुझे लगता है कि भारत वहां पे उठाएगा, क्योंकि हम डायरेक्ट उसके हिस्सेदार नहीं है, लेकिन हम एक अपनी आवाज वहां पे उठा सकते हैं, और जो बाकी दुनिया के देश जो वहां पे जो रिप्रेजेंटेशन जिनका नहीं है, उन कंट्री का भी रिप्रेजेंटेशन मुझे लगता है भारत वहां पे कर सकता है। तो ये मुद्दे भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इससे निश्चित तौर से सिर्फ भारत का जो कद है वो दुनिया में नहीं बढ़ा है, बल्कि ये तीसरी दुनिया के जो देश हैं, ग्लोबल साउथ के देश, वो भी भारत की तरफ देखते हैं कि हमारे जो मुद्दे हैं कोई ऐसा देश है वहां पे उठा सकता है। लेकिन एक दिक्कत वहां पे अब सबसे बड़ी ये है, जैसे आपने शुरू में बताया कि बात किसी और के लिए ये शुरू हुई थी G7 के सम्मेलन का। अगर आप देखें क्या क्या उनके ऑब्जेक्टिव थे, क्या क्या वो हासिल करना चाहते थे, जी प्रोफेसर साहब, ऐसा हमने देखा कि पूरा जो युद्ध है, सिर्फ वो यूक्रेन वाला युद्ध तो अभी बल्कि पीछे प्रोफेसर छूट साहब, गया। इन प्राथमिकताओं पर हम आते हैं, लेकिन सुशील कुमार सिंघल जी जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे अभी पहला रिएक्शन ले लेते हैं। सिंघल साहब, बहुत धन्यवाद दूरदर्शन पर हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे बड़ी बात तो यही कि 51st शिखर सम्मेलन है। इन 51 वर्षों में G7 का जो स्वरूप है वो भी बदला है, प्राथमिकताएं भी बदली हैं। इस बार जो कनाडा में ये शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, कैसे अलग है और क्या कुछ बड़ी प्राथमिकताएं देखते हैं जिसके लिए पूरी दुनिया इस शिखर सम्मेलन पर अपनी निगाह बनाए हुए है? बहुत बहुत धन्यवाद अपने कार्यक्रम में बुलाने के लिए। ये जो सम्मेलन हो रहा है G7 का, और जैसा कि आपने कहा कि 51वां ये है सम्मेलन। पहले तो ये था इसका जो एक बड़ा ही इनफॉर्मल ग्रुप है, इसका कोई सेक्रेटरीट नहीं है ना कोई इसका, ये बड़ा इनफॉर्मली इन्होंने शुरू किया है, और अभी तक इसकी फॉर्मेट जो है वो इनफॉर्मली ही है। तो इसका जो उद्देश्य था पहले, ताकि ये, क्योंकि 7 देश थे जो कि इंडस्ट्रियलाइज थे, डेमोक्रेसी थी, वो मिलकर के एक आपस में विचार विमर्श करते थे कि आगे ये दुनिया को, ग्लोबल जो इकोनॉमी है, इसको किस तरह से इसको हम गाइड करेंगे। और ये एक पूरी जो गाइडेंस जो सिस्टम थी, क्योंकि उसमें वर्ल्ड बैंक वगैरह भी आते थे, यूरोपियन यूनियन बाद में आने लगा जब से वो बना, और लेकिन IMF, इन सबके रिप्रेजेंटेशन वहां पे होते थे। तो ये पूरी दुनिया के लिए एक तरीके से इकोनॉमी, जो ग्लोबल इकोनॉमी है, उसको जो है गाइडलाइंस एक तरीके से तय करी जाती थी। लेकिन अब जैसा कि हम जानते हैं, जैसे भारत है और चाइना है और दूसरे देश हैं, वो इकोनॉमी बहुत डेवलप हो गई है। तो जो स्वरूप था G7 का, जैसा भी प्रोफेसर साहब भी कह रहे थे कि नाउ G20 जो है ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो गया है, लेकिन G7 की अपनी एक महत्ता है, और उसके उन्होंने अपने आप को रेलिवेंट बनाने के लिए उन्होंने आउटरीच प्रोग्राम अब रखना शुरू कर दिया है पिछले 10-15-20 साल से। और भारत जो है, हमारे प्रधानमंत्री जो है, 2019 से बराबर वहां पर उनको इनवाइट किया जा रहा है, जो शो करता है कि इंडिया जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, जिसका रिकॉग्निशन को मिल रहा है इसको। और अभी जो ये आउटरीच प्रोग्राम होने वाला है, ये बात बिल्कुल सही है कि भारत उसका जो फॉर्मल मेंबर नहीं है, तो इनकी जो फॉर्मल डिस्कशन होती है, जो कि खत्म हो गई है, उसमें भारत उसका हिस्सा नहीं बनता है। लेकिन जो आउटरीच प्रोग्राम इन्होंने बनाया है, उसकी इन्होंने जो थीम बनाई है, मैं एक बार जो कहना चाहूंगा कि इन्होंने 3 बेसिकली फोकस है उनका इस पर। एक है एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर, दूसरा है पार्टनरशिप जो है उनको कैसे फ्यूचर में सिक्योर करा जाए, और सबसे महत्वपूर्ण था कि हमारी जो कम्युनिटीज हैं अराउंड द वर्ल्ड, उनको कैसे प्रोटेक्ट करा जाए। और एक उसका सब पार्ट है डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं और उसका ट्रांसमिशंस हैं, उसको जो है टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ये सब का डिस्कशन भी होगा उस आउटरीच प्रोग्राम में, जिसको प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। और भारत अब जो है ग्लोबल साउथ की वॉइस बन चुका है, और जो समस्याएं हैं ग्लोबल साउथ की, उनको क्योंकि वो एक्सेस नहीं हो पाता है, तो भारत जो है उनकी जो बातचीत है, वो जो उनकी समस्या है, उनको सबके सामने लाके रखते हैं, और सब उनको जो है ध्यानपूर्वक सुनते भी हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण दूसरे दृष्टि से भी है, क्योंकि जो कनाडा, जिसके बारे में बात कर रहे हैं अभी,
कनाडा के साथ हमारे संबंध जो है पिछले 1-1.5 साल से खराब हो गए, क्योंकि वहाँ के जो पूर्व प्रधानमंत्री ट्रूडो थे, उनका अपना एजेंडा था। लेकिन जब से वो नए प्रधानमंत्री वहां पर आए हैं, मार्क कार्नी, उन्होंने बिल्कुल अपना जो इरादा है भारत से संबंध सुधारने का, वो बिल्कुल जाहिर कर दिया है। और वो कहते हैं कि भारत के बिना जो है ये सिस्टम काम नहीं कर सकता, क्योंकि उनको जिस तरह का पुशबैक मिल रहा है यूएसए से, उसमें वो भारत का सहयोग चाहते हैं कि क्योंकि ट्रेड में जो उनको समस्या खड़ी हो रही है, भारत का जो ट्रेड है वो भी बहुत बड़ा ट्रेड है उनके साथ में। करीब हम जो है 5 बिलियन डॉलर के 5 से 6 बिलियन डॉलर के बीच में हमारा बायलैटरल ट्रेड है, और 12 बिलियन डॉलर का हमारा सर्विसेज का ट्रेड है। ऑफ कोर्स सर्विसेज ट्रेड में जो है कनाडा के फेवर में है, लेकिन बायलैटरल ट्रेड जो है हमारा बैलेंस्ड है मोर और लेस। तो कनाडा जो है वो क्योंकि उनकी समस्या खड़ी हो रही है यूएसए के साथ में, तो वो आउटलेट देख रहा है और वो चाहता है कि इंडिया उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान करे। तो और इसके साथ साथ क्या है कि भारत जो आजकल जैसे भी युद्ध की बात हो रही है, 2 बड़े बहुत युद्ध हो रहे हैं इस वक्त जिसने ओवरशैडो कर दिया है पूरे G7 को। एक तो है कि वो यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है, जो रशिया का बीच में जो युद्ध हो रहा है, उनके जो प्रधानमंत्री हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं आउटरीच प्रोग्राम के लिए। दूसरा इजराइल और ईरान की जो वार हो रही है, जिसकी वजह से कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप वो जो है एक दिन पहले छोड़ करके चले गए, और उन्होंने कहा है कि मैं बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। तो वो भी एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में डिस्कशन हो रहा है वहां पर। और वहां पे एक स्टेटमेंट भी जारी किया है G7 ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि इजराइल को अपने रक्षा करने का अधिकार है, और ईरान का जो का रोल है इस सब में रीजनल डिस्टेबिलिटी के बारे में। क्योंकि वो जो क्या है कि G7 में जब से प्रेसिडेंट ट्रंप जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, और वो जो है जो स्टेटमेंट उनको तैयार करने, जॉइंट स्टेटमेंट नॉर्मली इशू होता है, जॉइंट कम्युनिके, वो इस बार नहीं कर पा रहे हैं वो लोग, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप शायद उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, उनकी पोजीशंस थोड़ी डिफर हैं। तो इसमें हमारे प्रधानमंत्री का वहां पे होना आई थिंक एक बहुत महत्व की बात है, क्योंकि वो एक जो है उनकी जो रिलेशनशिप है प्रेसिडेंट ट्रंप से या बाकी जो G7 के जितने भी कंट्रीज हैं, उनसे सबसे उनके संबंध अच्छे हैं, और वो एक ब्रिज की तरह मेरे ख्याल से इस बारे में काम कर सकते हैं। और क्योंकि उनकी बायलैटरल मीटिंग भी होने वाली है, तो उसमें सब खुलासा होगा। ऑफ कोर्स बड़ा टाइट प्रोग्राम है उनका, जो ऑलमोस्ट 24 आवर्स वो वहां रहने वाले हैं, लेकिन जैसे हम प्रधानमंत्री काम करते हैं वो बड़े तेजी से काम करते हैं। तो लेकिन इसका जो इम्पैक्ट होगा मेरे ख्याल से वो काफी अच्छा इम्पैक्ट होगा। और ये जो विजिट है, आई थिंक वो हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस हैं कनाडा के साथ में, उसके साथ उसमें भी बहुत अंतर आएगा, सुधार आएगा, क्योंकि काफी डिस्कशन हो रही है बैकग्राउंड में। तो प्रधानमंत्री की विजिट, क्योंकि ये जो है इसको बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से बढ़ावा देगी, और उसके रिजल्ट हमें बहुत जल्दी ही मेरे ख्याल से देखने के लिए आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो कि मेहमानों की तरफ से निकलकर सामने आ रहे हैं कि किन किन मुद्दों पे बातचीत होनी है, वैश्विक स्तर पर क्या कुछ सोच है अजय, और जो विश्व के नेता डेवलप्ड कंट्रीज के लीडर्स एक साथ आज बैठ रहे हैं टेबल पे, वो किन किन मुद्दों पे बातचीत करेंगे, और आने वाले भविष्य में क्या कुछ रूपरेखा इसकर निकलकर सामने आएगी, और फिर किस तरह का जो ग्लोबल ऑर्डर होगा उस पर भी सबकी निगाहें बनी होंगी। अजय, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। लेकिन ये G7 शिखर सम्मेलन सीम सामान्य नहीं है, बीते वर्षों की तरह बिल्कुल नहीं है। इस बार की प्राथमिकताएं बिल्कुल अलग हैं, परिस्थितियां अलग हैं। बहुत ही मुश्किल दौर से पूरा विश्व गुजर रहा है, न केवल अर्थव्यवस्था के तौर पर बल्कि जो राजनीतिक तौर पर जो परिस्थिति की जो बन रही जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बन रही है, वो बहुत ही डिफरेंट है। ऐसे में ये जो G7 शिखर सम्मेलन है उसकी जो प्राथमिकता है कनाडा की, उसमें कहाँ तक सहमति बन पाएगी, और क्या एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन जैसा कहा जा रहा है कि नहीं आ पाएगा, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तो गाइडेंस जरूर G7 की सोच क्या है इन वैश्विक मुद्दों पर वो जरूर सामने आएगी। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार इन तमाम मुद्दों पर ये चर्चा लगातार जारी है। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।
कहते हैं कि डॉग इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड, पर चौबे जी के अस्पताल का बिल हम थोड़े ना भर सकते हैं। उस दिन कहने लगे नी रिप्लेसमेंट, 4 लाख का खर्चा आया। अच्छा हुआ हेल्थ इंश्योरेंस था, वरना तुम कंजूसों से मांगना पड़ता। अरे जियो चौबे जी। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं G7 समिट को लेकर, और उसमें भारत की बहुत ही अग्रणी भूमिका होने वाली है। इसको लेकर भी हम बातचीत कर, हमारे साथ दोनों खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। प्रोफेसर गुलशन सचदेवा, मैं आपके पास आना चाहूँगा। बहुत सारे विषय हैं जिस पर हम आगे चर्चा करें, हमारे पास बहुत समय भी है। आज विस्तार से हमारे दर्शक इस बात को आज समझेंगे, जानेंगे कि G7 क्या है, एजेंडे में क्या है, आने वाला फ्यूचर क्या कुछ रहने वाला है। लेकिन G7 के कंट्रीज़ के लिए भी, ग्लोबल साउथ के लिए भी और भारत के लिए भी एनर्जी सिक्योरिटी, आप भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, सुशील जी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे। क्यों इतना इस पे फोकस दिया जा रहा है? क्योंकि भारत, हम जानते हैं कि ISA का एक मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर है, बाकी देश भी हैं। एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से देखा जाए, भारत एक शुरुआत की है कि आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस में आइए, उसके साथ जुड़िए। लेकिन ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़, उनको बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, भारत को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे में एनर्जी ट्रांजिशन, एनर्जी सिक्योरिटी इस G7 में कितना बड़ा इसका वेटेज आप देखते हैं? देखिए, जो ऊर्जा का, एनर्जी का मुद्दा है, ये G7 के लिए भी और किसी भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच के लिए सबसे बड़ा मुझे लगता है, और कम से कम सबसे जो 2-3 बड़े मुद्दे हैं उनमें से एक मुद्दा रहा है और आने वाले सालों में रहेगा। और इस पर्टिकुलर G7 के अंदर उस बात को लेके आना और उसको आउटरीच वाले सेशन में रखना, उसकी एक सबसे बड़ी महत्ता ये है कि जो एनर्जी ट्रांजिशन जो पश्चिम के देशों में हो रहा है जी, और जो एनर्जी ट्रांजिशन तीसरी दुनिया के देश ग्लोबल साउथ में हो रहा है, उसमें बहुत डिफरेंस है। अब सभी हम जानते हैं कि कोशिश सब देश ये कर रहे हैं कि जो नए रिन्यूएबल हैं, जो नई ऊर्जा जहाँ पे होगी, नया निवेश होगा, शायद हम कोशिश कर रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल से परे हटके वहाँ पे लगाएं। लेकिन अब वो दिक्कत ये है क्योंकि यूरोप के अंदर अगर हम देखते हैं, जो वहाँ पे जो एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है, वो काफ़ी वो चाह रहे हैं कि जैसे 2050 तक और कुछ देश 2040 तक यूरोप के अंदर वो नेट ज़ीरो पे चले जाएंगे, और भारत ने जैसे कहा कि 2070 में हम वहाँ पे पहुँच पाएंगे। बिल्कुल। इसमें बात ये है कि हमारी अभी ऊर्जा की जो डिमांड है, जो उसकी मांग है, और बढ़ती जा रही है क्योंकि हमारी बहुत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। बिल्कुल। यूरोप वगैरह में ग्रोथ कम है और एफिशिएंसी उन्होंने अपना बढ़ा लिया है एनर्जी का। उसके चलते वो जिसको बोलते हैं डीकपलिंग, वो ग्रोथ से एनर्जी कंजम्पशन को डीकपल करने में काफ़ी हद तक सफल हो पाए हैं, और अब वो बहुत उसके अंदर निवेश और करते जा रहे हैं। लेकिन भारत जैसे देश में और दूसरे जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, वहाँ पे हमारी एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी आने वाले काफ़ी दशकों, दो दशकों तक कम से कम। थोड़ा सा इसमें ऐड में ये करना चाहूँगा कि एनर्जी ट्रांजिशन कोई बहुत ईजी टास्क नहीं है किसी भी कंट्री के लिए, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो, डेवलपिंग कंट्रीज हो, ग्लोबल साउथ के, क्योंकि इसमें बहुत फंड की ज़रूरत है, बहुत फाइनेंस की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। ऐसे में कैसे एक सस्टेन फ्यूचर एनर्जी ट्रांजिशन में कोई भी कंट्री अचीव करेगा,
ये कितना एक बड़ा एक काम होगा और कितना मुश्किल का काम होगा ये? अब काम बड़ा है, सब चाहते हैं कि एनर्जी ट्रांजिशन वैसा हो, लेकिन अब बात यह है कि एक तो उसके लिए जो तकनीक चाहिए, उस तकनीक के लिए जो फाइनेंस चाहिए, और जितने बड़े मंचों पे इस बात के बारे में बात हुई है, सब कंट्रीज मान जाते हैं कि इसके बारे में हमको सहयोग करना चाहिए, लेकिन उसके लिए जो फाइनेंस और तकनीक जो चाहिए वो कमिटमेंट कभी वो पूरी नहीं कर पाए हैं। और वही मुझे लगता है कि भारत जैसे देश उनको बार बार ये कोशिश करता है बताने की कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप निभाइए, और हम जो हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो हमारे पास कुछ कैपेसिटीज़ हैं, हमारे रिसोर्सेज हैं, हम उनको लगाएंगे, लेकिन हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सबसे पहले हमारी जो जनता जिनके पास अभी तक एनर्जी पहुंची नहीं है और उनका जो जीवन स्तर है वो पहले से अच्छा होना है, उनके लिए एक मिनिमम एनर्जी उनके लिए ज़रूरत है। बिल्कुल, वो ज़रूरत पूरी हम तभी कर पाएंगे अगर उनको हम सस्ती ऊर्जा हम दिला पाते हैं। तो अभी जैसे सस्ती ऊर्जा तो सबसे पहले कोयले की और वो सबको मिल रही है, लेकिन उससे हम बदलना चाहते हैं, लेकिन वो तभी बदल पाएंगे कि अगर दूसरी ऊर्जा भी हमको सस्ती मिल पाएगी। तो उसमें सबका सहयोग की जरूरत है, और खासतौर से G7 जैसे देश जिनके पास वो तकनीक भी काफ़ी हद तक है और काफ़ी उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, वो अपने लिए तो वो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं अपनी ट्रांजिशन के लिए, लेकिन उन रिसोर्सेज को दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया के देशों को भी अपने साझे उनको करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी दिक्कत अब यहाँ पे G7 में एनर्जी के मामले में भी और क्लाइमेट के मामले में ये हो गई है, क्योंकि अभी तक बात ये थी कि G7 के कम से कम जो देश थे उनकी एक समझ होती थी एक किसी मुद्दे के बारे में, लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं, जब से प्रेसिडेंट ट्रंप पहली बार भी आए थे, इस बार भी आए हैं, तो क्लाइमेट के बारे में यूरोप की समझ अलग है इन सब मुद्दों की, और अमेरिका की उसके बारे में समझ अलग है। तो उनके आपस में जो सबसे बड़ी मतभेद हैं, और खास तौर से जो बड़े मुद्दे हैं आज जो छाए हुए हैं पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो व्यापार, आपका जो क्लाइमेट का मामला हो, इन सब के बारे में इन सब के बारे में इन G7 के देशों के बीच में ही उनकी अपनी जो है मतभेद बढ़े हुए हैं। तो उन मतभेदों की एक सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि अगर वो आपस में उसके बारे में कोई समझ नहीं बना पाएंगे तो ग्लोबल साउथ के देश, दूसरे देश उसको कैसे दुनिया को क्या उनको समझा पाएंगे, राह दे पाएंगे। लेकिन सिंघल साहब, क्या एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में सिंघल साहब आपको क्या मानना है कि क्या भारत अपनी तरफ से कोई सोल्यूशन दे सकता है? क्या भारत का अपना जो मॉडल है एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के, क्या उससे दुनिया सीख सकती है? एक्सेसिबल बनाने के मामले में हमने बहुत बड़े कदम उठाए, थोड़ा सा एनर्जी को अफोर्डेबल बनाने के लिए भी हमने, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जिक्र किया आसिम ने, उसमें भी हमने सोलर के जो कॉस्ट है उसको 3 रुपए तक लाने में बड़ी भूमिका अदा की। इस तरह से भारत क्या कुछ नई राह बता सकता है क्या ऊर्जा सुरक्षा के मामले को लेकर? बिल्कुल, इंडिया का जो मॉडल है एनर्जी सिक्योरिटी का, क्योंकि ये एनर्जी सिक्योरिटी लिंक्ड है क्लाइमेट चेंज से, और एक जो है ये जो SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 UN के, उनमें एक ये महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। और जैसा कि आपने कहा कि भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च किया है, और उसके अंदर भारत ने एक तो दो तीन तरह से हम मदद कर रहे हैं दुनिया में देशों की। एक तो हम जो है ग्रांट दे रहे हैं, दूसरा हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं कि उस सोलर पैनल के बारे में, सोलर जो पावर लाइन है, जो क्लस्टर्स हैं, उनको बनाने में किस तरह से उसका जो नॉलेज है वो हम इम्पार्ट कर रहे हैं बिना फ्री ऑफ कॉस्ट। और दूसरा, देशों को हम जो है अंडर ग्रांट और लोन भी हम दे रहे हैं भारत सरकार, जिसमें कि ताकि एक तो एनर्जी सिक्योरिटी मिले, दूसरा जो उनका क्लाइमेट जो इस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो कि डीजल यूज करते हैं बहुत सारे देश, स्पेशली आइलैंड हैं या जो इनएक्सेसिबल जहाँ एरियाज हैं या पॉपुलेशन बहुत छिटकी हुई है, तो वहां पे पावर ग्रिड नहीं लग सकती है क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है। तो भारत ने एक सॉल्यूशन दिया है, काफी जगह हमने एक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट भी किए हैं कि जिसके अंदर हम जो विलेजेस हैं, क्लस्टर विलेज बना करके
वहां पर हमने पावर जो प्लांट लगाए हैं उसके सोलर बेस्ड। तो उससे क्या है कि दो फायदे हैं। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बच जाती है आपकी, तो आपको जो बहुत एक्सपेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है वो नहीं लगानी पड़ती। दूसरा है कि जो क्लाइमेट जो ऑब्जेक्टिव है हमारे क्लाइमेट चेंज का, वो भी उससे अचीव हो रहा है। तो भारत ने एक मॉडल बनाया है, उसको इम्प्लीमेंट किया है, भारत में ही नहीं बल्कि हमने उसको दे भी रहे हैं लोगों को, गिफ्ट भी दे रहे हैं करके, और हम उसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर रहे हैं। तो लेकिन एक बस उसमें पैनल है, वो सोलर पैनल का एक इशू है जो कि आई थिंक आने वाले समय में वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो उसमें जब से ये आएगा तो इसमें मेरे ख्याल से काफी अंतर पड़ रहा है काफी, क्योंकि जो ISA है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, 125-30 के करीब अब मेंबर हो गए हैं और उसमें काफी एक्टिविटी हो रही है। क्योंकि जब मैं खुद एम्बेसडर था तो मैं खुद इसमें इन्वॉल्व था और मैंने देखा है कि किस तरह से बदलाव आ रहा है। और दूसरा, अभी जब प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगे तो जो अभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बारे में बात हो रही थी, जो कॉस्ट की जो बात हो रही थी, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके लिए जिसमें पहले एग्रीमेंट हुआ था डेवलप्ड कंट्रीज के साथ में, लेकिन अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा। तो अभी ये G7 की जो बात, G7 की आउटरीच जो प्रोग्राम है, जब प्रधानमंत्री है उसमें जब भाषण देंगे तो क्योंकि भारत जो है ग्लोबल साउथ की वॉइस है और ये बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है, तो मेरे विचार से उसमें फिर से इसको रेज करा जाएगा भारत की तरफ से कि जो एनर्जी सिक्योरिटी, क्योंकि ये टॉपिक भी है, तो उसको इंश्योर करने के लिए लिप सर्विस से खाली काम नहीं होगा, एक्शन करना पड़ेगा, जैसा कि भारत कर रहा है। भारत का एग्जाम्पल एक जो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सबके लिए कि भारत अब लिमिटेड रिसोर्स होने के बावजूद हम जो है सारे देशों की मदद करने के लिए तैयार हैं और कर रहे हैं, जो कि लोकल लेवल पर जो विलेजर्स हैं जिन्होंने कभी लाइट नहीं देखी, वो आज बिजली देख रहे हैं, वो भी सस्टेनेबल बेसिस पर, जो कि बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। तो मेरे विचार से यहाँ जो इन्होंने G7 का बहुत अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है इंडिया को, जिसमें हम उनकी जो ग्लोबल साउथ की रिक्वायरमेंट है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, वो उठाने में हमें मदद मिलेगी। ठीक है, हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन भी इस वक्त जुड़ गए हैं, हम उनका रुख करेंगे। अखिलेश, डिस्कशन अभी हम लोग एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी ट्रांजिशन पे कर रहे हैं। ऐसे में सुशील कुमार सिंघल जी की बातों को आगे बढ़ाते हुए G7 में चूंकि भारत है वहाँ पे, अगर और ग्लोबल साउथ की आवाज़ भारत है, ऐसे में अगर डेवलप्ड कंट्रीज टेक्नोलॉजी TOT नहीं करेंगे ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ को या फिर भारत को, और फिर भारत फिर तमाम कंट्रीज़ को नहीं करेंगे, तो फिर ये जो एक टारगेट है, हर कंट्री ने अपना अपना एक सेट कर रखा है कि हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, भारत ने भी 2070 का टारगेट रखा है। ऐसे में वो अचीव तो नहीं कर पाएंगे ग्लोबल साउथ की कंट्रीज, और भारत भी नहीं कर पाएगा अगर TOT नहीं करेंगे डेवलप्ड कंट्रीज। और इस मुद्दे को लेकर भी इस G7 में बातचीत हो सकती है क्या? देखिए, निश्चित तौर पे जब यह आश्चर्य की बात है कि जब 1973 में जब ऑयल क्राइसिस हुआ था, उस समय ये जो 6 देश है, विकसित देश है, वो बैठे थे, और उसके बाद 1975 में पहली बार बैठक हुई थी, और उसके बाद G7 बना, जो कनाडा भी उसमें शामिल हुआ। तो निश्चित तौर पे आज जब 50 साल बाद जब बैठ रहे हैं और एक बार फिर एनर्जी की बात ही सामने आ रही है, तो निश्चित तौर पे आज एक बड़ा फलक है। बड़ा फलक इस रूप में है कि बीच में आए कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इस डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो विकसित देश है उनको एक अपनी क्षमता के लिहाज से उनको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। और भारत ने पिछले दिनों जो 2 तरह के विकल्प दिए दुनिया को, एक तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से, और दूसरा उन्होंने 1 सन 1 अर्थ 1 ग्रिड के माध्यम से जी। तो अगर दुनिया चाहे तो 1 सन 1 अर्थ 1 ग्रिड के माध्यम से जो सोलर एनर्जी का ट्रांसमिशन होगा, तो उससे जो गर्म देश है उससे ठंडे देश में जा पाएगा, और जहां एनर्जी की कमी होगी वहां एनर्जी पहुंच पाएगा। तो यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। जैसे अभी आप गल्फ देशों से तेल ले आते हैं, गैस के क्षेत्रों से तेल ले आते हैं, वैसे ही अगर गर्म देशों से सोलर एनर्जी निकले और वो ठंडे देशों में देशों में जाए, तो निश्चित तौर पे एक नई दिशा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये नई दिशा दी तो कई देश इसके मामले में उत्सुकता जाहिर करने लगे।
लेकिन हम जब ये सब गठन हो रहा था तो हमने बात की थी, तो उन्होंने बताया कि देखिए इसमें बहुत बड़े फिनांस की जरूरत है और इसमें अगर फिनांस लगाने के लिए डेवलप्ड कंट्री तैयार हो तो निश्चित तौर पे इससे सबको फायदा होगा। और जो नई तकनीक है, जो कह सकते हैं कि ग्रीन टेक्नोलॉजी है, ग्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में भी कई विवाद आए कि बैटरी में भी ज़्यादा हो सकता है पोल्यूशन, लेकिन जब बाद में अध्ययन है तो उसमें यह पता चला कि फॉसाइल फ्यूल से फिर भी बैटरी में कम पोल्यूशन होता है, कम कार्बन इमिशन होता है। तो अब दुनिया इस बात पे तो एकमत है कि ग्रीन टेक्नोलॉजी में जाना है और अंत में फॉसिल फ्यूल का भी लाइफ एक दिन खत्म हो जाएगा, तो सोलर एनर्जी के माध्यम से या और जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है उसके माध्यम से हमको जाना ही है। और इस बीच में भारत का लगातार यह प्रयास रहा है कि एक ग्लोबल साउथ की जो जरूरतें हैं, ग्लोबल साउथ की जरूरत 2-3 है। एक तो कि उन्नत टेक्नोलॉजी, दूसरा है कि फिनांस, आसानी से फिनांस, और उसके अलावा ग्रांट भी, और उसके बाद सतत उनका विकास हो ताकि वो जो फिनांस और ग्रांट मिले, जो तकनीक मिले, उसका उपयोग करने की क्षमता उसमें विकसित हो जाए। तो भारत ने अपने जो क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से इस दिशा में प्रयास किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से। आपको लगता है अखिलेश जी, आपको लगता है कि चाहे वो जब आप सस्ती टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि इसी मीटिंग में चाहे वो IMF की बात हो, वर्ल्ड बैंक की बात हो, वो तमाम ग्लोबल साउथ की कंट्रीज को कम ब्याज रेट पर, कम ब्याज दरों पर लोन देने का काम करेंगी ताकि वो देश जो हैं वो अपने देशों में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को एडॉप्ट कर सकें कम कीमत पे और अपने लोगों को फायदा पहुंचा सके? आपको लगता है ऐसा हो पाएगा? देखिए निश्चित तौर पे जवाब तो इसका होना चाहिए कि हाँ, क्योंकि उनको न सिर्फ कम ब्याज पर उनको कर्ज देना है, बल्कि यह भी उनकी एक जिम्मेदारी बनती है जिस पर कि लगातार ये बात होती है सारे क्लाइमेट चेंज सम्मेलनों में कि उनको ग्रांट भी देना है, उनको सस्ती तकनीक भी देनी है और उनको ग्रांट भी देना है ताकि जो बहुत कम विकसित देश है उनके अंदर ये क्षमता उत्पन्न हो जाए। तो धीरे धीरे ये रियलाइजेशन तो कम से कम यूरोप के देशों को हुआ, अमेरिका भी इस रियलाइजेशन पर आ रहा था, लेकिन जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है तो पहली बात तो क्लाइमेट चेंज की पूरी जो बात है उससे ही वो सहमत नहीं है। तो अब यह देखने वाली बात होगी कि अमेरिका इस पे किस तरह का रुख अपनाता है और जो यूरोप है वो यूरोप कितना इसमें आगे बढ़ता है। लेकिन यह लगातार दबाव बन रहा है विकसित देशों पे कि इस सब मामले में आगे आए। कई जगहों पे इसका प्रयोग हो रहा है, इसका उपयोग हुआ है, लेकिन निश्चित तौर पे एक महती एक प्रयास होगा जो भारत भी कर सकता है और अन्य देश भी, ग्लोबल साउथ के देश लगातार दबाव बना सकते हैं। और इसीलिए भारत जो G7 का जो मंच है या G20 का मंच है, लगातार ग्लोबल साउथ की इन जरूरतों को उठाता रहा है और जो विकसित देश है उन पर यह दबाव बन रहा है। जी बिल्कुल। अजय जी, अब जो दूसरा मुद्दा है असीम, मुझे लगता है कि वो डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेकर के है और उसमें भी भारत की भूमिका बड़ी अग्रणी है। भारत हमेशा से कोशिश करता रहा है कि जो भी टेक्नोलॉजी उसके पास है उसका डेमोक्रेटाइजेशन किया जाए, लोकतंत्रीकरण किया जाए, और वो तकनीक को साझा करने में विश्वास रखता है। इसीलिए जो भारत की पब्लिक डिजिटल जो DPI है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी गूंज हमने देखी G20 में, उसी की बात शायद प्रधानमंत्री भी एक बार फिर से उठाते हुए नजर आएंगे। तो प्रोफेसर गुलशन जी, हम आपसे समझना चाहते हैं कि अब ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है इसमें भारत ने एक नई राह दिखाई है कि हम एक ऐसे लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म का निर्माण करें जिसका फ़ायदा हर आम खास तक हो और हम कई देशों तक पहुँच भी रहे हैं। तो इससे ये शायद एक इंडिकेशन भी हो सकता है उन विकसित देशों के लिए जिनके पास तकनीक है, फाइनेंस है, जिसकी बात लगातार असीम कर रहे हैं, ऊर्जा सुरक्षा के संबंध में, वो डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेकर के प्रधानमंत्री कुछ बड़ी बातें आज के आउटरीच सेशन के दौरान भी कर सकते हैं। टॉपिक है, ये ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में पूरी ग्लोबल साउथ के देश वो भारत की तरफ देखते हैं। उनको लगता है कि भारत ने एक ऐसा जो तकनीक तैयार किया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी बाकी किसी देश में नहीं है, वो पश्चिम के देशों में भी है, वो ग्लोबल साउथ के देशों में भी सब तरफ है, अपने अपने स्टेज पे कहीं भी सबने इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन एक जिस तरीके का पूरा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 10-15 साल में भारत ने जो तैयार किया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल पूरी ग्लोबल साउथ के लिए बना है और वो सब लोग भारत से सीखना चाहते हैं।
क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने एक डिजिटल आइडेंटिटी आधार के पहले दिया, उसके बाद उस आधार को हमने दूसरी बाकी सब चीज़ों के साथ लिंक किया, चाहे वो हमारा एग्रीकल्चर हो, चाहे वो हमारे स्टूडेंट्स के हों, चाहे उसको हमने हेल्थ के अंदर उसको कोविन के साथ, उसको हर जितने भी हमारे सारे जो प्लेटफॉर्म बने, जिसको हम कुल मिला के सारा जो हम इंडिया स्टैक की जिसकी बात करते हैं, तो किस तरीके से पूरा जो इकोसिस्टम भारत ने जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का तैयार किया है, और बहुत से दूसरे देशों में ऑलरेडी उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है। काफ़ी देश उसके अंदर अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और भारतीय जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं, अलग अलग जो भी प्लेटफॉर्म जिन्होंने तैयार किए हैं, वो सारे एक साथ जुड़े हुए हैं। वो बाकी तीसरी दुनिया के साथ सारी एजेंसीज अपनी तकनीक को लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट उनके साथ वो साझा करने को भारत तैयार है, और उसके अंदर बाकी सारी ग्लोबल साउथ के देशों में काफ़ी उत्साह भी है, और वो उसको देखना भी चाहते हैं, उसको समझना भी चाहते हैं। और इसके में सिर्फ ग्लोबल साउथ की ही नहीं, मुझे लगता है कि जो ग्लोबल नॉर्थ के देश हैं वहाँ पे भी कई बार उतने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल पे उन्होंने डेवलप नहीं किया, अगर किया भी है तो बहुत महंगा है। तो वो जिस तरीके की ज़रूरतें पूरी ग्लोबल साउथ के देशों की है, वो तकनीक भारत जैसा देश जिस बड़े स्केल पे जो वहाँ पे तैयार किया गया है, उसको वो बाकी दूसरी दुनिया के देशों को वो बिल्कुल अपना वहाँ पे उसका ट्रांसफर टेक्नोलॉजी को कर सकता है। और उसके बारे में हो सकता है प्रधानमंत्री कोई बड़ी बात वहाँ पे अपने भाषण में जरूर करें। और एक बात इसके इन सब बातों के साथ, चाहे वो एनर्जी सिक्योरिटी की बात है या डिजिटल की बात है, एक बात जो आउटरीच सेशन में और होने वाली है मुझे लगता है, वो एक नया पार्टनरशिप ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के देशों में जो बनने की बात है, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे आपने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात भी की, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी जब हमने लॉन्च किया था, आपको याद होगा, वो सिर्फ भारत नहीं, भारत और फ्रांस ने दोनों ने मिलकर उसको लॉन्च किया था। इसी तरीके से बहुत से ऐसे जो नई नई तकनीकें हम ला सकते हैं। और दूसरी बात, एक दिक्कत अब पिछले कई सालों में ये हो गई है कि जो ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस जो नॉर्थ के कंट्रीज का था, जो वहां से वो जो डेवलपमेंट एड जिसको हम पहले कहते थे, डेवलपमेंट कोऑपरेशन का जो पैसा जो वहां से पश्चिम के देशों से तीसरी दुनिया के देशों को जाता था, उसके अंदर से बड़ी भारी गिरावट आई है। और खास तौर से अमेरिका उसको और बहुत सबसे बड़ा जो उसके अंदर प्रदान करने वाला जो रिसोर्सेज था, वो बिल्कुल काफी कम उन्होंने कर दिया है। तो वो एक बहुत बड़ा क्राइसिस कई ग्लोबल साउथ के कंट्री में ऑलरेडी वो पैदा हो चुका है, खासतौर से अफ्रीका में, जो काफी इकोनॉमीज डिपेंडेंट थी फॉरेन एड के ऊपर। तो हालांकि हम जो बात करते हैं भारत में जो साउथ साउथ कोऑपरेशन की, उस साउथ साउथ कोऑपरेशन के अंदर हमने तीसरी दुनिया के देशों के साथ, जैसे एम्बेसडर साहब पहले बता रहे थे, हम उनको कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम भी हम बनाते हैं, उसके बाद ग्रांट के प्रोजेक्ट्स भी हैं हमारे, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी है, और बाकी सब कुछ भी वहाँ पे करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्लोबल नॉर्थ के देशों की है, तो उसके अंदर एक ऐसी पार्टनरशिप बनाई जाए जिसमें हमारी साउथ साउथ कोऑपरेशन भी चलती रहे। उसके साथ साथ जो है, हम जो G7 कंट्री के जैसे जो समूह है और उनके जो अपने अपने मेंबर्स हैं, उनको भी उसमें साथ लिया जाए, और दोनों मिलके जो है वो पूरी दुनिया के अंदर उसको जिस तरह की जो असिस्टेंट चाहिए वहां पे हम दे सकते हैं। उसी में जैसे हम पहले साउथ साउथ कोऑपरेशन और नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन के बाद जो पूरी बात जो ट्रायंगुलर कोऑपरेशन की आती है, जिसमें 2 तीसरी दुनिया के देश और एक अगर हम कोई G7 या बाकी जो पश्चिम के देश हैं उनको साथ लेके, तो उनकी कुछ टेक्निक लेके, उनसे कुछ फाइनेंस लेके, बाकी जो हम अपने रिसोर्सेज को अपनी टेक्निक को यूज करके, तो इस तरह की जो बड़ी बातें हैं वो बातें वहां से काफी निकल सकती हैं, जिस तरह का सम्मेलन वहां पे हो रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे मैं पहले बता रहा था, दिक्कतें क्या है कि एक तो G7 के देशों में आपस में ही वहां पे मतभेद है, खासतौर से अमेरिका और यूरोप के बीच में। और दूसरी बात यह है कि पूरा जो युद्ध का जो माहौल है अभी जो बना हो, बाकी सारी बातों को पीछे छोड़ रहा है। बिल्कुल ऐसे में लेकिन अब लगता है भी हो सकता है कि हम कुछ वहां पे परिणाम निकल पाए। बिल्कुल, अब समय भी ये की डिमांड है, समय की ज़रूरत है कि जो कि ग्लोबल नॉर्थ के जो कंट्रीज़ हैं वो अपने हृदय को, अपने दिल को थोड़ा सा और विस्तार दें
और ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाएं, क्योंकि आज जिस तरह से क्लाइमेट चेंज की बात कर लें, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ को है। और अगर ये ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज़ जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो अगर मदद का हाथ नहीं बढ़ाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। इसलिए G7 की इस मीटिंग में चूँकि ग्लोबल साउथ का वॉइस, उसके लीडर के तौर पर भारत खुद वहाँ पे मौजूद है, रिप्रेजेंट कर रहा है, इन सारे मुद्दों पर बातचीत होगी और उम्मीद कर सकते हैं अजय कि आने वाले दिनों में इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी और ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज़ हैं वो कुछ फ़ायदे उनको। मुझे लगता है ये जो लोकतंत्र को आशान्वित हैं हम लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए G7 देशों का जो गठन हुआ था उसके एक प्रमुख उद्देश्यों में शामिल था कि हम डेमोक्रेसी, क्योंकि ये बड़ी डेमोक्रेसीज थी तो पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी को बढ़ावा देना एक मुख्य उद्देश्य था। लेकिन क्या तकनीक का डेमोक्रेटाइजेशन उसमें G7 विश्वास रखता है? क्या फाइनेंस का इजी एक्सेस का, इजी ग्रांट, इजी लोन का जो लोकतंत्रीकरण है, क्या उसमें G7 विश्वास रखता है? और जो पिछले 50 शिखर सम्मेलन हुए हैं उसमें जो बातें हुई हैं, क्या उनको वापस वो पीछे पलट करके देखता है कि क्या वो वाकई इम्प्लीमेंट हो रही हैं या नहीं, या सिर्फ अपने अपने प्रेसिडेंसी में अपने अपने लक्ष्य, अपने अपने टारगेट्स और अपने अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर ये सिर्फ शिखर सम्मेलन होते रहते हैं और कोई खास नतीजा नहीं निकलता? पूरे विश्व को क्या मिल रहा है इन शिखर सम्मेलनों से? जब तक ये कुछ ठोस बात निकल करके नहीं आती, इस तरह की चर्चाओं का कोई खास मतलब मिलता नहीं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार लेकिन फिर भी चर्चाएं हो रही हैं और वैश्विक मुद्दों पर हो रही हैं, कम से कम चर्चाएं तो उम्मीद, हाँ बिल्कुल, उम्मीद जो है वो हम सभी लगाए हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। वाह यार, क्या सही हुआ, मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो, घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज हम विस्तार से बातचीत कर रहे हैं G7, उसके लक्ष्य को लेकर क्या कुछ रणनीतियां होंगी, भारत का क्या कुछ रोल रह सकता है, जो विश्व की जो बड़ी शक्तियां हैं, आर्थिक महाशक्ति, उनकी क्या कुछ भूमिका हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज़ हैं जिन पर की पूरी दुनिया की निगाहें हैं कि जब G7 के कंट्रीज़ एक साथ तमाम नेता बैठेंगे तो उन तमाम इश्यूज़ को वो कैसे, उनका क्या कुछ पक्ष रहेगा और उनका क्या कुछ समाधान निकलकर सामने आएगा आने वाले वर्षों में। आज हम इस पर बातचीत भी कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार दोनों खास मेहमान और हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन भी मौजूद हैं। जी मुझे लगता है कि अखिलेश के पास चलना चाहिए। अखिलेश, कनाडा की अगर हम बात करें तो कनाडा के लिए एक प्राथमिकताओं की हम चर्चा करना चाहते हैं। G7 वो अपनी प्रेसिडेंसी में वो कौन सी दिशा दिखाना चाहता है, कैसे इसको सफल बनाना चाहेगा, जो 3 उसकी प्राथमिकताएं हैं उस पर कैसे वो आम सहमत बनाने की कोशिश करेगा। कनाडा के लिहाज से ये पूरा का पूरा जो G7 का जो 51वां शिखर सम्मेलन है उसको आप किस तरह से देखते हैं पूरे दुनिया के लिए? देखिए, ये एक महत्व संयोग है कि कनाडा को जिस समय G7 की प्रेसिडेंसी मिली है उस समय अमेरिका के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं हैं।
डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनको व्यापार पे वार्ता होनी थी, लेकिन वो वार्ता सफल हो नहीं पाई। वो डोनाल्ड ट्रंप उनको पूरी तरह से एकजुटता नहीं बन पाई दोनों के बीच में। तो इस रूप में भी कहें कि जो थर्ड एजेंडा है, इसमें कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को मजबूत बनाने की बात है, इनकम लेवल को बनाने की बात है, इस एजेंडा को कैसे वो आगे बढ़ा पाएंगे, कनाडा को इसके बारे में काफ़ी मंथन करना पड़ेगा। और साथ ही उन्हें इस बात के लिए G7 के जो अन्य सहयोगी देश हैं, उन देशों को किस तरीके से अपने लेवल पे ला पाएंगे, अपनी बातों से अवगत करा पाएंगे, यह उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आउटरीच सम्मेलन के पहले जो एक सम्मेलन हुआ G7 का अपना क्लोज डोर सम्मेलन में जो बातें हुई, उन बातों को फॉलो करना कनाडा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और जो उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये हुई कि जो दुनिया में दो जगह पे, एक जो ईरान और इजराइल के बीच में संघर्ष चल रहा है और दूसरा जो रूस और यूक्रेन के बीच में संघर्ष चल रहा है, इन दो चीज़ों को कैसे G7, जिसके पास दुनिया का 60% एसेट है और 10% उनका पॉपुलेशन है, वो कैसे इन दो संघर्षों को टैकल कर पाएगा, यह G7 के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन G7 के जो यूरोपीय देश हैं वो इस मामले में पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप के साथ है, खास करके यूरोप और यूक्रेन के मामले में ऐसा सही नहीं है। तो यह एक बड़ी चुनौती होगी कनाडा को कि कैसे यूरोपीय जो देश है G7 के, वो कैसे अमेरिका के साथ उनका एक सहमति बना पाएंगे रूस यूक्रेन के मामले में। जहाँ तक इजराइल ईरान की बात है, तो तकरीबन G7 के सभी देश इस बात पर एकमत है कि ईरान के सामने वो परमाणु हथियार ईरान के हाथ में नहीं देना चाहते। इस बात की उन्होंने खुली घोषणा कर दी है। G7 के सभी सदस्य इस बात पर भी सहमत है कि इजराइल को अपनी रक्षा का अधिकार है। तो इस मामले पे कह सकते हैं कि एकमत है। लेकिन जो तीसरा मामला है, जो आर्थिक मामला है, आर्थिक विकास का दुनिया का मामला है, उस मामले में डोनाल्ड ट्रंप की राय जो G7 के अन्य देश हैं बिल्कुल अलग है। डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया पे अपना एक टैरिफ थोपना चाहते हैं एक तरफा, और जिसके लिए G7 के अन्य देश तैयार नहीं है। तो यह कनाडा के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि अपने देश की हितों की भी रक्षा करें और G7 के अन्य जो देश हैं उनके भी हितों की रक्षा करें। क्योंकि अंत में देखिए, हमको यह बात समझनी चाहिए कि G7 की प्राथमिकता G7 के सदस्य देश से पहले और उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर किस तरह से ग्लोबल साउथ या अन्य देशों के साथ अपने संबंध बना सकते हैं, जिसके उनके भी हित चलते रहे और ग्लोबल साउथ के साथ भी उनका संबंध बना रहे, ताकि उनका सप्लाई चेन बना रहे। तो यह कनाडा के सामने एक बड़ी चुनौती है। इस वक्त पूरी दुनिया में दो